हेलो एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ उसकी स्टोरी बहुत बहुत ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ही पसंद आएगी। और वैसे भी ये माफिया और गैंगस्टर की स्टोरीज किसे अच्छी नहीं लगती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में ही हमें हमारे हीरो सॉन्ग छा को दिखाया जाता है, जो कि एक गैंगस्टर फैमिली से ही बिलोंग करता है एंड डैड के बाद अब यही माफिया बॉस भी है। अपने अंकल को अब से इलीगल बिजनेस करने से ही रोक रहा था, बट वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। इनकी फिर अच्छी खासी बहस भी हो गई थी और फाइटिंग भी। वो इसे मार के खुद जो सब कुछ संभालना चाहते थे। अब उनसे बचने के चक्कर में पास से गुजरती लड़की, जो कि हमारी क्यूट सी हीरोइन है, वानी को पकड़ के किस कर लेता है। इस तरह से उन्हें डॉज करने में कामयाब हो ही गया था। वानी तो सॉन्ग छा को परवट समझ के पहले तो थप्पड़ मारती है, फिर इसके शोल्डर में से खून निकलता देख के अपनी ड्रेस को फाड़ के मरहम पट्टी भी करने लगी थी। ये भी साथ में ही कहती है कि जल्दी हॉस्पिटल जाके अपना ट्रीटमेंट करवाओ। उसका ये गेस्चर हमारे हीरो को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद आया था। वो दोबारा से उसे पकड़ के किस कर लेता है। अब तो वानी उस पर गुस्सा करते हुए वहां से जाने ही लगी थी कि भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। इसने तो उसे अपनी वाइफ ही बनाने का डिसाइड कर लिया था कि अगर मेरी लाइफ में कोई लड़की एंटर होगी तो सिर्फ और सिर्फ यही होगी, क्योंकि सॉन्ग छा तो पहली मुलाकात में ही वानी को अपना दिल जो दे बैठा था। वानी के डैड एक पुलिस ऑफिसर होते हैं, उसका बड़ा भाई भी पुलिस में था, बट गैंग्स फाइटिंग में मारा गया। वानी सिटी के ही बड़े हॉस्पिटल में एक नर्स है। जैसे ही डैड उसे छोड़ने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, सामने से काफ़ी सारी लग्जरी कार्स को देख के एकदम हैरान ही रह गए थे। सॉन्ग छा वानी का पता चला के आ ही गया था। डैड को तो इनकी बातों से मालूम हो ही जाता है कि ये तो एक माफिया बॉस है। सॉन्ग छा इन्हें क्लियरली कह देता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुन के डैड गुस्सा के बिल्कुल भी नहीं, अपनी बेटी की शादी मैं तुमसे तो बिल्कुल भी ना करवाऊँ। ये तो अब वानी का हाथ पकड़ के उनसे कहने लगा था कि मेरी वाइफ तो सिर्फ और सिर्फ यही बनेगी। सारे मोहल्ले की आंटियां भी इकट्ठी हो गई थी। एक बच्ची तो ये सीन देख के रोने ही लगती है। अब सॉन्ग छा उन्हें घर चल के बात करने को कहने लगा था कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, तो हमें घर में ही जाकर सॉल्व करना चाहिए ना। डैड तो अपनी जिद में ही अड़े थे कि एक पुलिस ऑफिसर हो के अपनी बेटी का हाथ तो मैं तुम्हारे हाथ में बिल्कुल नहीं दे सकता हूँ। वैसे भी मेरे बेटे की मौत तुम्हारे गैंग के आदमियों से फाइट करने पे ही हुई थी, तो तुम जैसे इंसान के साथ मैं अपनी बेटी का रिश्ता क्यों करूँगा। ये तो सपना ही रहेगा तुम्हारा। इसे भी उनके बेटे के मरने का अफसोस था। फिर कहता है कि आपके लिए तो यही बेहतर रहेगा ना कि वानी को शराफत से मुझे दे दे। एक पुलिस की जॉब से आखिर को आपको क्या मिल जाता होगा। मुझसे रिश्ता बना के आप अपनी ऐशो इशरत की यहाँ पे ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आपकी लाइफ तो ऐसे समझ ले एकदम परफेक्ट बन के ही रह जाएगी। यहाँ पे बड़ा ही गुरूर कर रहा होता है, जैसे कि मेरे पास पैसा है तो मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। और ये भी कहता है कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी बेटी को हमेशा ही खुश रखूंगा। डैड भला कहाँ मानने वाले थे। ये भी कहता है कि आप समझ रहे होंगे कि मैं रिक्वेस्ट करने आया था। ना ना ना, रिक्वेस्ट माय फुट। मैं बस आपको ये बताने आया हूँ कि कुछ दिनों बाद आपकी बेटी को मैं यहाँ से लेके चला जाऊँगा। वानी उसे बताती है कि मैं ऑलरेडी ही इंगेज्ड हूँ, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो सॉन्ग छा भी कहता है कि इंगेजमेंट से क्या होता है, वो तो टूट भी तो सकती है ना। तब इसका फियांसी हुइन भी आ ही गया था, तो सॉन्ग छा उसे भी अपने यहाँ पे आड़ू हाथों लेता है। क्या ऐसे ये मेरी गर्ल है, तुम जितना जल्दी हो सकता है ना इसकी लाइफ से डिसअपेयर हो जाओ, वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वानी ने अपनी फैमिली को बता दिया था कि उसकी आखिर को कैसे सॉन्ग छा से मुलाकात हुई थी। अब ये ज़रा उसकी हेल्प करने लगी थी और क्या ही इसकी मुसीबत गले पड़ गई। अब उसे जान छुड़वाने के लिए ये तो बहुत जल्दी इसकी शादी हुइन से करवाने का डिसाइड कर ही लेते हैं। अगले दिन ये तो काम पे भी उसे परेशान करने के लिए पहुंच आया था। ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होती है कि इधर क्या करने आए हो तुम। अब हॉस्पिटल के हेड आके तो इसका बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं। उन्हीं के थ्रू ही इसे मालूम होता है कि सॉन्ग छा ने उनके हॉस्पिटल में काफ़ी सारे फंड्स वगैरह भी दिए हुए हैं। उनसे परमिशन मांगने के बाद ही ये उसे उठा के अपने साथ घर पे ही लेके आ गया था ज़बरदस्ती। वो अपना सेल्फ डिफेंस करती है तो ये गुस्सा के तुम अब मेरी पेशेंस का टेस्ट ले रही हो ना, चुपचाप जो कहता हूँ बस वही करो। मैं तो सिर्फ तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ दिखाने के लिए ही लेके आया था। उसके पास इसकी फोटोज का पूरा कलेक्शन ही मौजूद होता है। और ये देख के वानी तो एकदम शॉक नहीं रह गई थी। क्या तुमने बहुत पहले से ही मुझ पे नजर रखी हुई थी। तो वो भी कह देता है कि हाँ, तो क्या हुआ, आखिर को तुम मेरी होने वाली वाइफ हो।
ऊपर से मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है। खुद के रिच होने का तो इसे बड़ा ही घमंड होता है। लेकिन वानी उसके पैसे से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होने वाली थी। उसके लिए जस्ट लव ही इम्पोर्टेंस रखता है, ना कि मनी। इसे भी सुना के जाती है कि भले ही तुम अमीर होगे लेकिन लव के लिहाज से तो रहोगे गरीब ही। मैं तो कभी भी तुमसे लव नहीं करने वाली हूँ। और ये कहते हुए वहाँ से चली ही गई थी। इसके बाद ही सॉन्ग छा जैसे ही घर पहुंचता है तो सामने से इसकी स्टेप मॉम और सिस्टर इसी के आने का ही वेट कर रही होती हैं। वो अपनी नीज के साथ ही इसकी शादी करवाना चाहती थी। यही थी कि वो हमारी फैमिली से बिलोंग करती है, इसे शादी करेगी तो जो कि इसका प्रॉपर्टी और बिजनेस है वो सब का सब हमारे नाम हो जाएगा। यहाँ पे तो ये उन्हें साफ मना कर देता है कि मैं तो किसी और लड़की को ही पसंद करता हूँ, बहुत जल्द शादी भी करने वाला हूँ। उन्हें गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन कंट्रोल करके उस लड़की से मिलवाने का कहती हैं। ये भी आगे से कह देता है कि शादी वाले दिन ही मिल लेना। वो इनकी मॉम को जब से पता चला था कि शहर के बड़े गैंगस्टर की नज़र वानी पे है तो वो अपने बेटे से वानी से रिश्ता ख़त्म करने को ही बोलने लगी थी कि कहीं वो माफिया तुम्हारे साथ कुछ कर ही ना दे। उन्हें अपने बेटे की फिक्र जो होती है। बट ये आगे से साफ मना कर देता है कि मैं वानी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा उसे। सॉन्ग छा के पास ही उसकी बहन पहुंचती है कि तुम उस वानी जैसी लड़की से शादी कैसे कर सकते हो। इसने उसका सारा पता करवा लिया था, ना तो उसका कोई बैकग्राउंड है और वैसे भी वो हमारे जितने तो अमीर हैं ही नहीं। तो ये भी गुस्से से कहता है कि कोई भी मेरे डिसीजन पे आखिर को ऐसे कैसे रिएक्ट कर सकता है, और मैं जो करूँ मेरी मर्जी है, तुम क्या कर लोगी वैसे। वानी सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही बिलोंग करती है। देखता हूँ कि किसमें हमारे बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत है। वानी को सॉन्ग छा कॉल करता है तो वो पिक नहीं कर रही होती। अब तो उसके घर के बाहर ही आके बहुत सारे हॉर्न से बजाने लगा था। उसे गुस्सा जो आ रहा होता है, पूरा मोहल्ला ही शोर से परेशान होकर ही रह गया था। अब वानी जैसे उससे बात करने के लिए आती है कि यहाँ पे क्या तमाशा बना के रखा हुआ है तुमने, तो ये उसे पकड़ लेता है कि मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी तुम। वो आगे से झूठ बोल देती है कि मैंने देखा ही नहीं। अब हमारे हीरो को तो सारी समझ आ रही थी कि वैसे तुम झूठ बोलने में बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हो। ये जैसे ही जाने लगी थी वो फिर से उसे पकड़ लेता है। अब वानी कहती भी है कि मैं सिर्फ अपने फियांसी से ही लव करती हूँ, तुम्हें कभी भी नहीं दे पाऊंगी जो कि तुम चाहते हो। वो तो ढीठ हड्डी बन के ही कहने लगा था कि मुझे तुम्हारा लव चाहिए ही नहीं, मेरा ही लव तुम्हारे लिए काफ़ी है। अब की बार फिर से इसके लिए बहुत सारे प्रेजेंट से लिए फिर रहा था। एक नेकलेस जैसे इसे पहनाने लगता है तो ये उतार के उसके ऊपर ही फेंक के चली गई थी। इसका असिस्टेंट परेशान कि अगर इसने चोरी चोरी अपने फियांसी से शादी भी कर ली तो फिर आप क्या करोगे। तो यहाँ पे सॉन्ग भी कह देता है कि इतनी हिम्मत है भला मेरी शय को मुझसे छीनने की किसी में भी। वानी और हुइन की शादी का दिन आ गया था। हुइन की मॉम तो वहाँ से चली गई थी क्योंकि उनको तो इस शादी से कोई भी लगाव नहीं था। अब इससे पहले कि इनकी शादी होती, ऊपर से सॉन्ग छा अपने आदमियों समेत वहाँ पे आ जाता है। इससे पहले कि ये हुए इनको शूट करता, आगे से वानी सामने आ जाती है कि अगर तुम्हें मारना भी है तो मुझे ही मार दो। सॉन्ग छा उससे बहुत ज़्यादा लव जो करता है। पहले तो कहता है कि हाँ तुम क्या समझते हो कि मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं मार पाऊंगा, लेकिन वो उसे पागलों की तरह लव करता है तो कैसे मार सकता। इसलिए फिर अपने आदमियों को गन्स नीचे फेंकने को ही बोल देता है और फिर हुइन को पैसों की ऑफर करता है कि सब कुछ खून खराबे के बिना ही निमट जाए तो यही सबके लिए बेहतर होगा, ये पैसे ले लो और इसकी लाइफ से चले जाओ। खैर हुइन तो मनी की खातिर अपने प्यार को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला था, बट उसकी ग्रीडी मॉम सारे के सारे पैसे एक्सेप्ट कर लेती हैं। इनका इवेंट तो सॉन्ग छा ने खराब ही करके रख दिया था। ऊपर से वानी के क्लोज आके वार्न करने लगा था कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुमसे कोई शादी करने का सोच भी नहीं सकता, ये बात अपने माइंड में घुसा लो तो यही तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा। वानी की मॉम तो यहाँ से जाने का ही डिसाइड कर बैठी थी, पर अगले ही दिन ये साहब बहुत सारे ही पैसे वगैरह लेके उनके घर ही पहुँचे हुए होते हैं और साथ में गिफ्ट्स भी थे कि अब तो ये लोग मान ही जाएंगे, अच्छा ही रहेगा। डैड तो ये पैसे उसी के मुंह पे ही मार देते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। वैसे भी तुम हमें क्यों बार बार परेशान करने के लिए आ जाते हो, एक दफ़ा मना कर दिया सो कर दिया। अब तो इससे भी गुस्सा आ जाता है कि ये मेरी आपके लिए लास्ट वार्निंग थी। आज से ठीक 3 दिन बाद ही मेरी शादी वानी से होगी, सो आप लोगों ने जितनी तैयारियां वगैरह करनी है कर सकते हैं। और यही कहता हुआ वहाँ से चला ही गया था। अब बाद में ही सॉन्ग छा को पता चलता है कि ना सिर्फ इसके दिए पैसे वानी की फैमिली ने डोनेट कर दिए हैं, बल्कि वो खुद भी घर छोड़ के जा चुके हैं। वानी ने जॉब से भी रिज़ाइन कर दिया था। ये सुन के ये बहुत ज़्यादा ही भड़कता है और अपने आदमियों को उन सबको ही ढूंढ के लाने का ऑर्डर देने लगा था कि वो चाहे दुनिया के जिस कोने में भी है, मुझे हर हाल में वो चाहिए।
अगले ही दिन जैसे ये पुलिस स्टेशन पहुंचा था तो डैड उसे देख के हैरान कि बड़ी हिम्मत है तुम में, गैंगस्टर हो के पुलिस स्टेशन आए हो। बट यहाँ पे उनके बड़े सीनियर तो इसके सामने बड़े अच्छे से ही पेश आते हैं कि आप खुद क्या करने के लिए आए हैं, बस एक कॉल ही कर देते, हम आपका काम तो यहीं पे ही कर देना था। ये तो अब फिर उन्हें अपना एक काम करने को ही बोलने लगे थे। अब वो क्या है हमें थोड़ी देर में ही पता चल ही जाना है ना। सो नेक्स्ट वानी को मालूम होता है कि उसके डैड को ब्राइबरी के झूठे केस में पुलिस ने पकड़ लिया है। अब क्या करे, मोम तो बहुत ज़्यादा ही परेशान होती है कि ये क्या हो गया। इसे तो मालूम नहीं था कि ये सारा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि सॉन्ग छाई का ही होना है। उससे मिलने के लिए पहुंच आई थी और जैसे उसका नाम लेके अपने डैड को रिहा करवाने को बोलती है तो वो उसे अपना नाम दोबारा ही लेने को बोलने लगा था क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो लगा था। फिर उसे किस करने के साथ साथ ये भी कहने लगता है कि अब तुम्हें मेरी समझ आ गई होगी ना, सो विदाउट एनी चैलेंज अब जो भी मैं तुम्हें करने को कहूँगा बस वही करती जाओ, इस तरह तुम्हारी फैमिली भी सेफ रहेगी और मैं भी सुकून में। ये जैसे ही रोती हुई जा रही थी तो हुइन इसे मिलने के लिए आता है। उसे भी पता चल गया था कि इसके डैड को पुलिस ने पकड़ लिया है। एक लॉयर हायर करने के लिए पैसे भी काफ़ी सारे चाहिए थे। वो इसकी हेल्प करने के लिए सोचता है लेकिन उसकी मॉम भला कहाँ उसे वानी की मदद करने की इजाज़त देने वाली थी। साथ में अलग से ब्लैकमेल भी करती हैं कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हारा जो एक सीक्रेट है ना वो सबके सामने मैं एक्सपोज कर दूंगी और पता है ना तुम्हें फिर तुमसे वानी कितना ज़्यादा हेट करेगी। अब ये यहाँ पे मॉम की बात मान लेता है और फिर फ़ौरन से ही वानी से एक्सक्यूज़ भी करने लगा था। अब आखिर को वो क्या सीक्रेट है शायद हमें लास्ट में पता चल जाएगा। अब तो वानी के पास ये सोंगचा से शादी करने के अलावा कोई चॉइस नहीं बची थी। हुइन फाइट करने के लिए पहुंचता है इसके पास कि तुमने ही अब उसके डैड को अरेस्ट करवाया है ना, तो ये भी कह देता है कि हाँ वानी को पाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूँगा, तुम भी उसे भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। देखो मैं तुम्हें आखिरी दफ़ा वार्न कर रहा हूँ, अगर आइंदा के बाद उसकी लाइफ में आए ना तो फिर जो मैं कर सकता हूँ ना वो तुम सोच भी नहीं सकते हो। अब तो डैड की बेल हो गई थी, वो अपनी बेटी से ज़रा भी खुश नहीं लग रहे होते हैं कि तुम उस गैंगस्टर के साथ शादी करने की हामी कैसे भर सकती हो। मैंने कोई ब्राइबरी नहीं की थी, उनके पास एविडेंसेस भी मौजूद नहीं थे, सो विदाउट एविडेंसेस एंड विटनेस उन्होंने मुझे छोड़ ही देना था ना। लेकिन ये भी क्या करती, इसे जो समझ आई इसने उस टाइम पे वही किया। वैसे भी अपने डैड से बहुत ज़्यादा लव करती है ना, तो उसे मुसीबत में कैसे देख सकती थी। ऐसे ही बेचारे जेल में सड़ते रहते। सोंगछा की स्टेप सिस्टर इसका पता करा के मिलने के लिए पहुंच आई थी। काफ़ी सारे पैसों की ऑफ़र करती है कि मेरे भाई की जान छोड़ दो। साथ ही साथ दोनों माँ बेटी को ही बुरा भला कहने लग गई थी कि ये अमीर लोगों को अपनी चालों में फंसाने का तुम लोगों के तो अलग ही तरीके होते हैं। वेल तुमने ये सब कुछ अपनी मॉम से ही सीखा होगा ना। अब ये सुन के वानी को तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है कि मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे भाई से शादी करने का, वही मेरे पीछे पड़ा हुआ है, उसको जाके समझाओ ना। उसने तो इसकी अच्छी खासी दुर्गति बना डाली थी और फिर वहाँ से भगा भी देती है। घर पे आके जैसे ही ये सारी बात अपने भाई को बता रही होती है कि कैसे देखो तुम्हारी होने वाली वाइफ ने मेरा ये हाल किया है, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते हो, उसे शादी ना करो। तो वो बस इतना ही आगे से कहता है कि अगर तुम बदले में मुझ पे वाइन फेंकना चाहती हो तो कर सकती हो ऐसा, बट ये शादी तो अब रुकने वाली नहीं है। और ये कहता वो वहाँ से चला ही गया था। अब ये तो नहीं चाहती थी ना कि ये जल्द अज जल्द वानी से शादी करे, इसलिए कोई ना कोई प्लानिंग तो ज़रूर कर रही होती है। वानी की मेकअप आर्टिस्ट तो बहुत ही ज़्यादा जल भुन रही होती है कि तुम कितनी लकी हो ना कि मिस्टर सॉन्ग तुमसे शादी करना चाहते हैं। तो ये भी कह देती है कि अगर तुम मेरी जगह पे उनसे शादी करना चाहती हो तो कर लो, मैं तो बुरा नहीं मनाऊंगी। ये सारी बातें सॉन्ग भी सुन के फ़ौरन से वहाँ पे पहुँचता है। अब उस लड़की ने इसकी होने वाली वाइफ को बातें सुना दी थी तो इसलिए इसका उसे पनिश करना तो बनता ही था कि आइंदा के बाद इसके खिलाफ कोई भी बोलेगा मैं उसका यही हाल कर दूंगा। एंड देन उनके जाने के बाद ही इसे भी कहने लगा था कि क्या तुम उस लड़की की बात पे अग्री करती हो। तो ये कहती है कि हाँ बिल्कुल करती हूँ, आखिर को तुम जैसा रथलेस पर्सन मुझ जैसी लड़की से शादी क्यों करना चाहता है। ये फिर गुस्सा करने लगा था कि तुम मेरे लिए बहुत ही ख़ास हो, तुमसे शादी करने का मतलब मेरा पास एक सपना है जो कि अब बहुत जल्दी पूरा हो रहा है। वैसे भी मैं तुमसे कितना ज़्यादा लव करता हूँ और मुझसे शादी करना तुम्हारा बेस्ट डिसीजन है। बहुत जल्दी ये बात तुम्हें मालूम हो जाएगी, बस वेट करो। हुइन को मॉम घर से निकलने नहीं देती हैं और अब उसे मालूम हो गया था कि इसकी शादी वाले दिन मॉम ने ही सोंगछा को कॉल करके बुलाया था क्योंकि वो एक माफिया से पंगा नहीं लेना चाहती थी कि वो मेरे बेटे को कोई नुकसान पहुंचाए। ये तो अब की बार मॉम की एक भी नहीं सुनता और फिर वहाँ से चला ही गया था।
वानी के मॉम डैड की शादी में ही एंट्री हो गई थी और वो सोंग छा को तो कोई भाव ही नहीं दे रहे होते हैं। वानी जैसे ही शादी के लिए जा रही थी, रास्ते में ही एक ट्रक के आने से उनकी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो गया था। अब जैसे ही सोंग छा को पता चलता है कि वानी की कार का एक्सीडेंट हो गया, तो वो तो फौरन से ही उसे देखने के लिए यहाँ से निकल पड़ा था। अब वो ड्राइवर तो फौरन से ही सोंग छा की मॉम को कॉल करके इन्फॉर्म करने लगा था कि आपका काम हमने कंप्लीट कर दिया है। जैसे ही सोंग छा उस गाड़ी तक पहुंचता है, तब तक वहाँ पे बहुत सारी आग लग चुकी थी। अपने प्यार को खोने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाता है। हालांकि आज तक किसी के लिए इतना नहीं रोया था जितना कि वो वानी के लिए रोता है। वो उसे देखने के लिए जाना चाहता था, लेकिन पुलिस मना कर देती है कि वैसे भी लाश तो जल चुकी होगी, सो इसलिए अब उसे पहचानना तो मुश्किल ही होगा। ये बेचारा क्या करता। इसे तो यहाँ पे एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं लग रहा था कि जैसे कि जानबूझ के ही किसी ने वानी को मारने की कोशिश की है। फौरन से ही अपने आदमियों से कह देता है कि इस बात का पता चलाओ, जिसने भी ये काम किया है उसे तो मैं नर्क तक पहुंचा के ही रहूँगा, जिंदा तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ ही वानी के पेरेंट्स का रो रो के बुरा हाल। इतनी यंग एज में ना सिर्फ उनका बेटा बल्कि उनकी बेटी भी उन्हें छोड़ के चली गई। अब तभी हाउन की एंट्री होती है, जो इन्हें अपने साथ घर पे ही लाया था, जहाँ पे कि वानी जिंदा सलामत मौजूद थी। उसे अब ये सब कुछ देख के ही काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील करते हैं कि शुक्र है, हमने तो समझा था कि तुम मर गई होगी। एक्चुअली मैं अभी उन्हें सारी स्टोरी बताने लगा था कि तब एक्सीडेंट के वक्त थी एंड टाइम पे हाँ उनकी वहाँ पे एंट्री हो गई थी। अब इसको रेस्क्यू करने के साथ साथ उसने जानबूझ के ही उस गाड़ी को आग लगा दी थी कि जैसे ही अब वो यहाँ पे पहुँचेगा और देखेगा कि इस गाड़ी को आग लगी हुई है, तो समझेगा कि इसी आग में ही जल के वानी की डेथ हो गई। अगर सोंग छा से पीछा छुड़ाना था तो यही एक बेटर ऑप्शन था, जो कि मुझे सही लगा। कुछ दिनों के लिए ही तो इन्होंने अब हुइन के घर में ही रहने का सोच लिया था, पर ये बात उसकी मॉम को कहाँ गवारा होती है। वो इसे थप्पड़ मार के वहाँ से चले जाने को ही बोलती हैं कि तुम अब मेरे बेटे का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती हो, उसकी जान लेके रहोगी क्या। उस बेचारी को खामखाई में इन्होंने काफ़ी सारी बातें सुना दी थी। ये जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो सोंग छा की नज़र इस पर पड़ी गई थी। ये उससे भागने तो लगी थी, बट उसने तो इसे पकड़ नहीं लिया था। हक भी करता है कि शुक्र है कि तुम जिंदा हो। बेचारा काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है। अब जैसे ही इसे अपने साथ घर चलने को कहता है तो ये मना कर देती है, और ये भी कहने लगी थी कि तुम मुझे एक ही दफ़ा मार क्यों नहीं देते हो, इस तरह से मेरी तुमसे जान छूटेगी। पता नहीं क्या मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। ये सुन के सोंग छा को तो गुस्सा आ जाता है कि तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, मैं जिसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ उसे मारने का सोच भी कैसे सकता हूँ। और फिर उसे ज़बरदस्ती उठा के अपने घर ही लेके आ गया था। ऐसे समझ लो कि किडनैप कर लेते हैं कि जब अब मेरी शादी तुमसे हो नहीं जाती है तब तक तो मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देने वाला हूँ। ये खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, बट वो फोर्सफुली इसे किस कर देता है और बस उसके साथ इंटीमेट होने की ही कोशिश करने लगा था। वो बार बार छोड़ने को बोल रही थी। वो अब मान जाता है कि ठीक है, बाकी सब हम अपनी शादी के लिए बचा के रखते हैं। साथ में वार्न भी करता है कि अगर अगली दफ़ा तुमने मुझसे भागने की कोशिश की तो इसका अंजाम तुम्हारे मॉम डैड को भुगतना पड़ेगा। ये यहाँ पे जैसे उसे कोसने लगती है तो वो कॉम्प्लीमेंट समझ के इसके फोरहेड पे किस कर देता है। अब इनकी शादी का दिन आ ही गया था। पहले तो इसने शादी में जाने से मना कर दिया था, फिर जब इसे एक मेड के थ्रू पता चलता है कि मॉम डैड भी आए हुए हैं और इसके काफ़ी सारे रिलेटिव्स भी, तो मजबूरी में सोंग छा के साथ ही चर्च में पहुंच आई थी। इसका एक्स फियांसे भी इधर ही आया हुआ था। इससे पहले कि कोई भी रिचुअल स्टार्ट होती, ये उसकी गन निकाल लेती है। उसे शूट करने की बजाय खुद पे ही तान लेती है कि अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगे तो मैंने यहाँ पे खुद को ही मार लेना है। इस लाइफ में तो तुम मुझे कभी अपना बना ही नहीं पाओगे। अब इसके इशारे पे ही इसके आदमी फादर को लेके आते हैं, जिनके साथ के टाइम बॉम्ब भी फिक्स था कि चुपचाप मुझसे शादी कर लो, वरना के यहाँ पे जो भी लोग हैं वो मारे जाएंगे। चलो हम साथ में ना रह पाए, कम अज़ कम मरेंगे तो साथ में ही सही ना। अब ये अपनी फैमिली को मरते हुए तो नहीं देख सकती थी, तो ना चाहते हुए भी सोंग छा के साथ इसे शादी करनी ही पड़ती है। अब वेडिंग कंप्लीट होने के बाद ही ये साहब सबकी जान छोड़ते हैं। आज तो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी विश पूरी हो गई थी। एंड देन इसे लेके वहाँ से जाने ही लगा था। ये मॉम डैड से मिलना तो चाह रही थी, लेकिन वो मिलने भी नहीं देता है। अब कार में उससे अपने लव का इजहार करता है तो इसे भी गुस्सा आ जाता है कि ये कौन सा प्यार हुआ जो कि ज़बरदस्ती करवाया जाए। मैं तो कभी भी तुमसे लव करने का सोचूं भी मत। खैर वो तो इसे पाने के लिए किसी हद तक भी जा सकता था। अब वो सही तरीका हो या बुरा तरीका हो, उसे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। जैसे उसे घर पे लाता है तो मॉम और उसकी बहन एकदम शॉक्ड ही रह गई थी कि ये लड़की जिंदा कैसे बच गई।
ये जैसे ही वानी को यहाँ पे बुलाने के लिए आगे अपना हाथ बढ़ाती है तो वो उन्हें इग्नोर करती हुई वहाँ से चली ही गई थी। रात को जैसे ही सोंग छा रूम में आता है तो वानी खुद को अनड्रेस सी करने लग जाती है कि तुम तो यही चाहते थे ना, तो लो आज पा लिया तुमने, तुम्हारी जीत हुई। वो आके उसे अपनी कोट से कवर करता है कि माना मैंने फोर्सफुली तुमसे शादी की है, बट जब तक तुम मुझसे लव नहीं करने लगोगी तब तक मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। उसके लिए लाया ब्यूटीफुल सा नेकलेस भी उसे पहनाने ही लगा था। मॉम ने तो वानी को फिर से सबक सिखाने का डिसाइड कर लिया होता है और ये भी सोच सोच के जल भुन रही होती हैं कि आखिर को वो इसे इतना ज़्यादा महंगा नेकलेस कैसे गिफ्ट कर सकता है। जब सोंग छा ये सारी बातें सुन के ऊपर से आता है तो यहाँ पे इन्हें कहने लगा था कि आज से मेरी सारी की सारी दौलत पे सिर्फ और सिर्फ वानी का हक है और तुम दोनों भी उससे मांग के ही खर्च करोगी, तो तब उनकी शक्लें देखने वाली। अब तो उन्हें और ज़्यादा ही गुस्सा आने लगता है। जब रात को ये नहा रही होती है तो सोंग छा वॉशरूम में ही घुस आया था। ये डर जाती है कि क्या करने आए हो तुम। वो जस्ट टॉवल ही रखता फिर वहाँ से चला जाता है। अब ये सोचती है कि वैसे ये इतना बुरा इंसान भी नहीं है जैसा कि मैंने सोच लिया था। अगले दिन जैसे ही हॉस्पिटल में होती है तो इसकी फ्रेंड्स आके इसके हस्बैंड की काफ़ी सारी तारीफ़ भी कर रही होती हैं कि उसने ना सिर्फ हमारे हॉस्पिटल में बल्कि नए हॉस्पिटल के लिए काफ़ी सारा पैसा डोनेट किया है। तो वो मन से भी खुश हो जाती है कि वो काफ़ी नाइस पर्सन है, मैंने नहीं सोचा था कि वो इतना नाइस भी होगा। यहाँ से वापसी पे उसे हुइन तंग करने के लिए पहुँच आया था वानी। अब उसे खुद को फॉलो करने से रोकने ही लगी थी कि मेरी शादी हो चुकी है और बस मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम ऐसे इंटरफेयर करने के लिए यहाँ पे पहुँच जाओ। वो उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला था। अब इन दोनों को साथ में देख के सोंग छा की बहन भड़काने ही लगी थी कि देखो आपकी वाइफ तो लगता है कि अभी तक अपने एक्स फियांसी को भुला नहीं पाई है। बाद में इसने हुइन को उठवा के अपने आदमियों से अच्छी खासी धुलाई करवा दी थी। खुद भी उसे मारता है कि तुम्हारी मेरी वाइफ को हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे हुई थी, पहले ही मना किया था ना कि उसके क्लोज मत जाना। वो तो उसके बाजू भी तोड़ के ही रख देता है। जैसे ही घर पे लौटता है तो वानी स्माइल करके उसे देखने लगी थी क्योंकि वो भी अभी से पसंद जो करने लगी है। बट ये जेलिस था कि तुम हुइन से क्यों मिली थी। इनकी तो लड़ाई की आवाज़ें मॉम और साथ ही साथ उसकी स्टेप सिस्टर भी सुनी रही होती है। ये तो फोर्सफुली जैसे उसे किस करता है तो अब वानी उसे थप्पड़ मार देती है कि क्या कर रही हो तुम। एंड देन इसी लड़ाई के बीच में ही उसका हाथ भी जख्मी हो गया था। अब वो तो इसे उठा के हॉस्पिटल ही लेके जाने लगा था। इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि बहन और मॉम को तो उसने फुल इग्नोर ही कर दिया था। ऐसे समझ लो कि जैसे कि वो उसे नज़र ही नहीं आई थी कि कैसे इनकी चुप चुप के बातें सुन रही थी। इसे जस्ट सिर्फ और सिर्फ वानी की टेंशन थी। अब ठीक होने के बाद ही सोंग छा से नाराज़ भी होती है। वो इसे कहीं भी नहीं जाने दे रहा था। ये कहती है कि मुझे कम से कम वॉशरूम तो जाने ही दो। यहाँ से गुजरते हुए उसकी नज़र हुएन पे पड़ती है कि कैसे सोंग छा की वजह से उसके हाथ टूट गए हैं। वो तो अब कभी पेंट कर ही नहीं पाएगा। पहले ही सोंग से नाराज़ थी, अब तो उल्टा और भड़क जाती है कि तुम उसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। वो भी ढीठ बन के कहता है कि उसे भी मालूम होना चाहिए ना कि अगर किसी की चीज़ को टच करें तो उसका अंजाम क्या होता है। अब वानी ने खुद को ही कमरे में बंद कर दिया था। कुछ खा पी भी नहीं रही होती है तो ये बात करने के लिए जाता है कि खाने पे तो अपना गुस्सा मत निकालो, मुझे तुमने अगर जो भी कहना है तो कह सकती हो। वेल यहाँ पे वो ऐसे तो नहीं मानने वाली थी। यही कह देती है कि तुम इनसे जाके माफ़ी मांगोगे तो तभी मैं तुमसे बोलने लगूंगी और साथ ही साथ खाना भी खाऊंगी। वो ऐसे तो ना मानता, लेकिन अब अपनी वाइफ को मनाने का सवाल था तो फिर ज़ाहिर मजबूरी में उसे वो सब कुछ तो करना ही था। वो इनसे अपोलोजाइज करने के लिए पहुंच जाता है। इवन कि उसे कंपनसेट करने के लिए पैसे भी देने ही लगा था। वो भी इसे अपना पूरा पूरा बदला लेता है। बाद में कहता है कि मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, लेकिन कहता है कि नहीं नहीं मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। वैसे भी मुझे यहाँ पे इस वक्त तुमसे माफ़ी मांगने के लिए वानी ने कहा था, वरना कि मैं बिल्कुल भी ना आता। अब ये सब कुछ तो डैड भी खड़े देख ही रहे थे। उन्हें इतना तो अंदाज़ा हो जाता है कि जैसे मैंने सोचा था वैसे ये इतना बुरा इंसान नहीं है। वो अब इनके रिश्ते को भी फाइनली अप्रूव कर देते हैं। अब ये उन्हें बताता है कि कैसे उनकी बेटी से ये बहुत ज़्यादा लव करता है। जब उनकी फर्स्ट मुलाकात हुई थी तभी से ही वो उसका दीवाना हो गया था। डैड तो यही मशवरा देते हैं कि अगर तुम सच में मेरी बेटी से लव करते हो तो उसे अपने साथ रहने के लिए फोर्स मत करो। तो ये भी आगे से कह देते हैं कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं बस कुछ दिन ही उसके साथ गुजारूंगा। अगर वो मेरे साथ खुश रहेगी तो ठीक है, अगर वो वाकई में मुझे छोड़ के जाना चाहती है तो मैं भी उसे फ्रीडम दे दूंगा जैसे कि उसकी मर्जी। और साथ ही साथ डैड से एक फेवर भी मांगता है। नेक्स्ट ही अब जैसे ही मेड इसे सूप देने के लिए आती है तो ये हैरान कि डैड ने मेरा फेवरेट सूप ज़रूर यहाँ पे भिजवाया होगा।
उनसे बात करने पे इसे मालूम होता है कि ये सब तो तुम्हारे लिए सोंगछा ने ही बनाया है। उसने डैड से उसका फेवरेट फूड पूछा था एंड खुद बना के भेजा भी सही। ये बात तो इसका दिल छू लेती है। अब जैसे ही सोंगछा को देखने के लिए पहुंचती है तो वो सो रहा था। अब उसे बड़े प्यार से ही देखने लगी थी और उसकी चोट के निशान को भी देखने ही लगती है। तभी वो इसका हाथ पकड़ के अपनी गोद में बिठा लेता है एंड देन किस भी करने लगा था। फिर बाद में माफ़ी भी मांगने लगता है कि मैंने तुम्हारी इजाज़त के बिना तुम्हें टच किया ना। अब फिर ये खुद ही उसे किस करने लगती है। मीन के फाइनली उसने इसे एक्सेप्ट कर लिया था। दोनों ही फिर यहाँ पे रोमांटिक सा टाइम स्पेंड करते हैं। सोंगछा को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि फाइनली वानी अब मेरी हो चुकी है। इसके साथ मिलके अपने बेबी की प्लानिंग भी करने लगता है क्योंकि इसे बच्चे काफ़ी ज़्यादा पसंद जो होते हैं। घर में हुईन वानी से मिलने के लिए चोरी चोरी आया तो होता है, लेकिन मोम ने उसे देख लिया था और फिर यहाँ पे बुला के यही कहती हैं कि अगर तुम वानी को यहाँ से लेके जाना चाहते हो तो ये काम मैं तुम्हारे लिए इजी कर सकती हूँ। वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। उन्होंने इसे वानी के रूम में ही भेज दिया था। ये उसे लेके यहाँ से जाना तो चाह रहा होता है। वो मना कर देती है कि मैं अब अपने हस्बैंड से लव करने लगी हूँ और वैसे भी मेरी सोंगछा से शादी हो गई है तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ से नहीं चल सकती हूँ। वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम ऐसा करने का कैसे सोच सकती हो, मैं तो अभी भी तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ ना। इधर ही मोम पहुंची होती हैं सोंगछा के पास और उसे बताने लगी थी कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वाइफ कंट्रोल बर्थ पिल्स लेने की कोशिश कर रही है। वो तो चाहती ही नहीं है कि तुम्हारा बच्चा पैदा हो और अभी भी उसने खुद से मिलने के लिए अपने एक्स फियांसी को मिलवाया हुआ है। ये सुन के ये तो भड़का हुआ जैसे उसके रूम में पहुंचता है तो वाकई में उन दोनों को साथ में देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगा था। इससे पहले कि यहीं पे ही हुई इनको ख़त्म करता, ये उसे रोक देती है तो अब उसे गुस्सा आ जाता है कि तुम उसकी साइड लेने की कोशिश क्यों कर रही हो। यहाँ पे वो यही कहने लगा था कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसकी ही केयर है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। मैं तुमसे इतना ज़्यादा लव करता हूँ, कभी सोचा है मेरे बारे में। बेचारा काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन लग रहा होता है कि मैंने इतनी कोशिश की है कि तुम मुझसे लव करो लेकिन ना, मैं नाकाम ही हो गया हूँ। वाकई में तुम मुझसे लव करती ही नहीं हो और ना ही कभी इस बारे में तुमने सोचा है। ये भी कहने लगता है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मेरी तरफ से तो अब कम्प्लीटली तुम्हें इजाज़त है। वो तो फ़ौरन से ही वहाँ से चली गई थी। बेचारा काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है कि हाँ मैं तो सच था, ये तो मुझसे बिल्कुल लव नहीं करती है। सोंगछा की स्टेप सिस्टर ने अपनी कज़न शीना को बुलवा लिया था। अब यही तो चाहती थी इसकी स्टेप मॉम के अपनी नीस से उसकी शादी हो जाए। ये कह रही होती हैं कि अब तुम्हारे पास अच्छा मौका है, जाके सोंगछा को सिड्यूस करो क्योंकि उसकी वाइफ उसे छोड़ के चली गई है। यही तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट है। वो तो फ़ौरन से उसके पास आ गई थी। वेल यहाँ पे तो वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और आते ही उसे कहने लगती है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़ के चली गई है, वैसे भी शायद कि वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करती थी। मैं हूँ ना, अगर उसने तुम्हारे बच्चे को यहाँ पे आने से रोकने की कोशिश की है, लेकिन हाँ मैं ज़रूर तुम्हें एक बच्चा दे सकती हूँ। खैर ये तो फ़ौरन से उसे खुद से दूर करता है कि मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता हूँ। मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ वानी की ही जगह है, उसके अलावा मैं किसी को नहीं दे सकता हूँ। अगर उसने खुद सोचा है कि वो मुझे कभी भी बच्चा नहीं देगी तो ठीक है, मैं भी ये अपने इस शौक़ को ख़त्म कर लूँगा। लेकिन हाँ अगर मेरा बेबी पैदा होगा तो सिर्फ और सिर्फ वानी से, तुमसे नहीं। ये अब फिर इरिटेट होती हुई वहाँ से चली ही गई थी। अब स्टेप मॉम और इसकी स्टेप सिस्टर आपस में यही बातें कर रही होती हैं कि कल रात शीना तो कोई काम बना नहीं पाई थी और वैसे भी वानी कितनी ढीठ लड़की है ना, हमने उसे उसका कार एक्सीडेंट करके मारने की भी कोशिश की थी लेकिन ना वो तो मरी ही नहीं, फिर से हमारे सरों पे आ पहुंची। अब हम उसका क्या अंजाम करें। अब ये सारी बातें बैक साइड पे बैठे हमारे हीरो ने सुन ली थी। ये तो उसे देख ही नहीं पाती हैं। एक्चुअली में रात को काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो गया था ना, तो यहीं पे ही सो गया था। अब बस फिर क्या था, अब हमारे हीरो के हाथों इन दोनों की शामत तो आ ही चुकी होती है। आखिर को इन्होंने उसकी गर्ल को मारने की कोशिश जो की थी और वैसे भी इसके अलावा भी कितने बुरे बुरे काम किए होते हैं। अब यहाँ पे यही कह देते हैं कि जो तुम लोगों ने किया उसकी सज़ा तो तुम लोगों को मिलनी ही चाहिए। इन पे गुस्सा करने के साथ साथ अपने आदमियों से कह देते हैं कि इनकी भी टांगे वगैरह तोड़ के ना इन्हें साइड पे फेंक दो। और यही अपना ऑर्डर देता हुआ वहाँ से चला ही गया था। डैड अपने बेटे की ग्रेव पे आए थे और उन्हें यही बता रहे होते हैं कि फाइनली मैंने उस गैंगस्टर को अपना दामाद मान ही लिया। वैसे भी मैं जितना बुरा समझता था वो इतना बुरा निकला ही नहीं। अब यहीं पे ही बताते बताते जैसे ही अपनी इस कार को आग लगाने के लिए साइड पे जाते हैं तो तभी एंट्री होती है हुईन की। वो तो इसकी ग्रेव पे आके बैठ के माफ़ी मांगने लगा था। यही कहता है कि मेरी गलती की वजह से ही तुम्हारी डेथ हुई थी,
इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि कैसे एक दफ़ा वो वानी के भाई की गन के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था। ऊपर से ये आके उसे मना करता है कि ये रियल वाली गन है, ऐसे मत करो, कुछ भी गलत हो सकता है। अब जैसे वो वॉशरूम में जाता है, पीछे से फिर से उसने छेड़छाड़ी करने लगा था और इसी बीच ही वो जाम हो जाती है, जल्दी से रख देता है। और वही गन इसका भाई उठा के लेके चला गया था और बस फिर क्या था, वो वहाँ पे जाम हो गई, चली ही नहीं, तो उन गुंडों ने उस बेचारे को मार दिया। अब ये सारी बातें तो डैड ने सुनी ली थी। वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करने के लिए इसके सर पे पहुंच जाते हैं कि क्या सच में तुम ही ने मेरे बेटे को मारा था, और मैं देखो क्या समझता रहा कि उसकी डेथ एक एक्सीडेंट में ही हुई थी। और यहाँ पे ये डैड से अपोलोजाइज करते हैं कि वो बस गलती से ही हुआ था, मैंने जानबूझ के नहीं किया था। यार चले छोड़े, मुझे एक दफ़ा इसे माफ़ी तो मांगने देंगे ग्रेव पे, फिर अब चाहे मेरे साथ जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। वो भी फाइनली मान जाते हैं कि ठीक है। अब इसे तो मौका मिल जाता है, फ़ौरन से ही एक पत्थर उठा के डैड के सर पे दे मारता है, जिसके बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। अब अपने डैड की डेथ का सुन के बेचारी वानी तो यहाँ पे पहुँच आई होती है, काफ़ी ज़्यादा दुखी लग रही होती है। अब ये साहब फ़ौरन से ही उसे भड़काने के लिए आ जाते हैं कि तुम्हारे डैड की डेथ के पीछे का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग छाई है, क्योंकि वो तुम्हारी फैमिली से हेट करते थे ना, बस तुम उसके घर से चली गई और उसने अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग तुम्हारे डैड को मार दिया। ये सुन के से तो गुस्सा आ जाता है। अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि कैसे यहाँ पे हु इन फ़ौरन से ही कॉल करता है सॉन्ग छा को कि तुम्हारी वाइफ मेरे कब्जे में है, अगर तुम इसे आके यहाँ से लेके जाना चाहते हो तो जा सकते हो, और हाँ अपने साथ किसी भी पुलिस को मत लाना। ये भी कहती है कि हाँ प्लीज़ मेरी हेल्प करो। ये सुन के वो तो अकेला ही अपनी वाइफ को बचाने के लिए घर से निकल ही पड़ा था। अब उसे क्या पता कि कौन सी मुसीबत उसके गले पड़ने वाली है। अब जैसे ही आगे पहुंचता है तो सामने से ही गन लेके उसकी अपनी वाइफ ही खड़ी होती है। ये तो उसने हुइन के साथ मिलकर प्लान ही बनाया था। अब तभी हुइन आके से कहता है कि देखो तुम्हारे डैड को भी इसने मारा है और साथ ही साथ तुम्हें कितना ज़्यादा ही तंग करता रहा है ना, तो अब तुम्हारा बदला लेने का वक्त आ गया, इसे शूट कर दो। वो कोशिश तो करती है इसे मारने की, लेकिन नहीं मार पाती है। और ये सब कुछ देख के हुइन को गुस्सा आ जाता है और इवन के अब वो इसे ही उसके साथ ही मारने की कोशिश करने लगा था। अब यहाँ पे खुद ही अपने सीक्रेट को एक्सपोज कर देता है कि ना सिर्फ तुम्हारे डैड को बल्कि तुम्हारे भाई को भी मैंने ही मारा था, उसकी मौत भी मेरी वजह से ही हुई थी। ये सुन के ही इसे गुस्सा आ जाता है कि क्या सच में तुमने ऐसा किया था, मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसे इंसान निकलोगे। अब जैसे वो इसे अपने आड़ों हाथों में लेता है कि आज के दिन ना सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे इस लवर को भी मैं मार ही दूंगा। ये उसे ऐसा ना करने को ही बोलने लगी थी। इसी बीच ही मौके का फ़ायदा उठा के हमारा हीरो तो हुइन पे अटैक कर देता है। खैर इनकी थोड़ी बहुत फाइट का सीन दिखाया जाता है और यहीं पे पुलिस की भी एंट्री हो गई थी और उन्होंने हुइन को पकड़ लिया था। एक दफ़ा तो गन में से गोली निकलने की आवाज़ आती है। ये समझती है कि कहीं सच में हुइन ने सॉन्ग छा को मार तो नहीं दिया है, लेकिन असल में तो एक पुलिस ऑफिसर ने ही गोली मारी थी हुइन को, क्योंकि वो वहाँ से निकलने की कोशिश जो कर रहा था। चलो फाइनली हुइन की भी यहाँ पे डेथ हो गई, वो भी अपने अंजाम को पहुँचा। इसी के साथ ही ये सीन तो कट हो जाता है। अब फिर हमें कुछ अरसे बाद का ही दिखाया जाता है। एक छोटा सा बच्चा अपनी टॉय गन को लेके एक लड़की को यही कहने लगा था कि क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगी, मैं बड़े होकर तुमसे ही शादी करूँगा। अब तभी उसकी मॉम आ जाती हैं, यही कहती हैं कि अगर तुम इससे प्यार से बात करोगे तो मैं भी तुम्हें इसके साथ खेलने की इजाज़त दे दूँगी, इस गन को साइड पे करो। वो फ़ौरन से ही कुछ कैंडीज़ उसकी मॉम को दे देता है। वो भी अब खुश हो गई थी और यहीं पे इस बच्चे के मॉम डैड की एंट्री होती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग छा और वानी ही थे। वानी तो इसके हाथ में ये गन देख के कहती है अपने हस्बैंड से कि देखो मैंने तुम्हें मना किया था ना कि ये ऐसी चीज़ें मेरे बेटे को मत दिलाना, तुम तो बिल्कुल बास नहीं आने वाली हो। वो भी कह देता है कि आखिर को मेरा बेटा है, मैं क्यों नहीं लेके दे सकता हूँ, और वैसे भी मैं एक गैंगस्टर था, यही बात ही तुम्हें अट्रैक्ट की थी ना कि कोई ना। ये सुन के ही वानी यहाँ पे शाय फील करने लगती है। जैसे इसके क्लोज आता है तो इस छोटे से बच्चे को असिस्टेंट ने उठा के उसका मुंह साइड पे कर दिया था और बाकी सबको भी अपना अपना फेस दूसरी तरफ ही करने को बोलने लगता है। एंड देन इनके इसी क्यूट से मोमेंट के साथ ही हमारे इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।